मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। सतत स्मरण का पार्ट 2। यहाँ तक कि सतत स्मरण से मृत्यु का डर भी जाता रहता है, क्योंकि जब हम स्मरण में होते हैं, अगर मृत्यु भी आ जाए, मुझे ये भी पता नहीं चलेगा कि मैं मर रहा हूँ। मैं बिस्तर पर जाता हूँ और दूसरों के लिए मैं मर चुका हूँ, क्योंकि वे लोग देखते हैं उस शरीर को जो हिल नहीं रहा है, जो सक्रिय नहीं है, जो बोलता नहीं है, जो हंसता नहीं है, पर स्वयं आत्मा के लिए वह वैसा ही है जैसा सदा था। स्मरण की अवस्था में ये स्मरण कर रहा था, अपने शरीर के कारण नहीं बल्कि अपनी चेतना के कारण, और आत्मा उस स्मरण को अपने साथ ले जाती है और अनंत के साथ, मालिक के साथ, आप जो भी इसे कहना चाहें, उसके लय होने की संभावना स्वतः ही बहुत अधिक बढ़ जाती है, अन्यथा ये असंभव होगा। अतः सतत स्मरण की खूबियाँ यही हैं, जैसा बाबूजी ने कहा है, जो व्यक्ति स्मरण कर रहा है उस व्यक्ति का भी स्मरण हो रहा है, क्योंकि जैसा वे अक्सर कहा करते थे, वास्तव में मेरा उन्हें याद करना ही मालिक के हृदय पर दस्तक देना है। और एक बार मालिक बाहर आ जाएं और झांक कर कहें, मुझे कौन याद कर रहा है, और आपका काम खत्म। इसलिए जैसा कि मैंने पहले कहा, उसके बाद हमें ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रहती। हमें ज़रूरत है केवल उनका काम करने की, क्योंकि उनकी संपूर्ण दानशीलता, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद, उनकी अनुकंपा, उनकी दया के बदले मैं कृतज्ञता के अलावा ऐसा कुछ नहीं है जो हम उन्हें दे सकें। केवल उनके कार्य में सहभागी बनकर ही हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, चाहे वह छोटे से छोटे रूप में ही क्यों न हो। वे हमसे बड़े बड़े कार्यों की अपेक्षा नहीं करते। वे नहीं कहते पहाड़ तोड़ो, वे कहते हैं मेरे काम में सम्मिलित होइए, सहयोग दीजिए। अगर आप प्रशिक्षक हैं, सीटिंग दीजिए। अगर आप माली हैं, बगीचे में कुछ काम कीजिए। अगर आप मिस्त्री हैं, कुछ ईंटें चुन दीजिए। वे कभी आदेश नहीं देते, बस सुझाव देते हैं। सहयोग के माध्यम से आप अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, वे आपसे इसके लिए कहते नहीं। यहाँ इस मिशन में, श्री रामचंद्र मिशन में, इस बात का कोई प्रश्न ही नहीं है कि गुरुदेव आपसे कुछ कहने के लिए कहें, करने के लिए कहें या मांग करें। देखिए, ये कुछ ऐसी बात है जो हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, क्योंकि हमेशा इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अच्छा, अगर मैं आपके आश्रम में आऊं तो क्या मुझे वॉलेंटियर की तरह काम करना पड़ेगा? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं। जब आप कहते हैं सेवा के लिए वॉलेंटियर बने, ये आप पर निर्भर करता है कि आप वॉलेंटियर बने या ना बने। कोई भी आपसे वॉलेंटियर बनने के लिए नहीं कहता। हम आपसे सामान्य तौर पर अपनी सेवाएं देने का अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति वॉलेंटियर बनता है वह खुद अपनी इच्छा से बनता है। तो मालिक के काम में आपके सहयोग का मामला वास्तव में उस काम को करने की खुद आपकी इच्छा, आपकी निसंकोच इच्छा की अभिव्यक्ति है जो आप करना चाहते हैं, और साथ ही ये भी कि आप उसे कैसे करना चाहते हैं। आज मैं बैठना चाहता हूँ और पौधों को पानी देना चाहता हूँ। हाँ, जाओ, ये काम भी वहाँ करना है। एक युवा लड़की कहती है, मैं रसोई घर में सहयोग देना चाहती हूँ। हाँ, जाओ, ये तुम्हारे लिए उपयोगी होगा, क्योंकि तुम अभी अविवाहित हो, इससे तुम कुछ सीख सकोगी।
इससे तुम्हारे आने वाले जीवन में मदद मिल सकती है। यहाँ बाबूजी के सुझाव में एक रहस्य छुपा हुआ है कि हम जितना ज़्यादा काम करते जाते हैं, हम भविष्य के लिए उतने ही ज़्यादा उपयुक्त होते जाते हैं। क्योंकि अगर कोई लड़की ये सीख लेती है कि बर्तन कैसे धोते हैं, पानी को उबालकर कैसे शुद्ध करते हैं, लकड़ियों को कैसे सुलगाया जाता है, जैसा कि भारत में रिवाज है, और रसोइयों को खाना बनाते देखकर सीखती हैं कि खाना कैसे बनाया जाता है, इस तरह वह पति और उसके परिवार के पास बनस्पत ऐसे ही जाने के ज़्यादा अच्छी तरह तैयार होकर जाती हैं। मुझे याद है जब मैं सन 1972 में बाबूजी के साथ यूरोप और यूएसए के दौरे पर गया था। मैं लगातार 3 महीने तक उनके साथ बाहर रहा था। मैं अकेला उनके साथ था, मेरे अलावा और कोई नहीं था। जहाँ भी हम गए वहाँ हर चीज़ नई थी। उनके लिए तो बेशक हर चीज़ ही नई थी। हमारा कोई मित्र नहीं था, हमसे हमदर्दी रखने वाला कोई नहीं था। 1 या 2 अभ्यासियों के अलावा वहाँ कोई अभ्यासी नहीं था। हर जगह मुझे उनके लिए खाना बनाना पड़ता था। मैं चपाती और कुछ सब्जियाँ बना लिया करता था, क्योंकि मैंने खाना बनाना पहले ही सीख लिया था। मैं प्रतिदिन उनके कपड़े धोया करता था, क्योंकि वे हमेशा बहुत साफ सुथरे सलीके से कपड़े पहनते थे। इसीलिए नहीं कि वे ऐसा चाहते थे, बल्कि इसलिए कि हम उन्हें उस तरह से रखते थे जैसा मैं अक्सर उनसे कहा करता था। वे हमेशा ही कल्याण पुरुष दूल्हे के समान साफ सुथरे नाजुक नज़र आते थे। दाढ़ी छटी हुई और उनकी नाक हमेशा इस तरह रहती थी, थोड़ी तिरछी दिखाई देती थी। वे कभी शीशा नहीं देखते थे, लेकिन इस सब के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। तो मैं उनके कपड़े धोता था, उनके लिए खाना बनाता था, रात को उनके पैर दबाया करता था। जब बिजली नहीं होती थी तो उन्हें पंखा झलता था। जब हम सिंगापुर में थे तब उन्हें बड़ी परेशानी उठानी पड़ी थी। दिन रात वहाँ नमी या आर्द्रता 80% से ऊपर रहती थी और गर्मी ऐसी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और वैसी में हम 4 पंखे चलाया करते थे, एक यहाँ एक वहाँ एक इधर। अचानक बिजली चली जाती। मैंने कभी बाबूजी को पसीना आते नहीं देखा, लेकिन वहाँ पर वे पसीने से तरबतर हो जाते और हमें उन्हें पंखा झलना पड़ता था। दिन में उनके 2 बार कपड़े बदलने पड़ते। कोई भी भारतीय दिन में 2 बार कपड़े नहीं बदलता। कभी कभी मेरी एक भी ही पोशाक सप्ताह भर चल जाती और उसमें से दुर्गंध भी नहीं आती। यूरोप के लोग भले ही कहते रहते कि भारतीयों में से दुर्गंध आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो देखिए, वे इस तरह के थे, बहुत ज़्यादा भोले, बहुत नाजुक, बहुत साफ़ सुथरे। वे मुझसे अक्सर पसीने की गंध के बारे में चर्चा किया करते थे। वे व्यक्ति के पसीने की गंध से उसके जीवन के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में, उसके अवगुणों के बारे में, उसके संस्कारों के बारे में और उसके स्वाभाविक भविष्य के बारे में एक अध्याय लिख सकते थे। मैं कहता हूँ संभावित भविष्य, क्योंकि भविष्य में परिवर्तन हमेशा संभव है। परिवर्तित होना कब संभव है? जब आप किसी समर्थ गुरु के चरणों में पहुंच जाते हैं। वह आपका भविष्य पूरी तरह परिवर्तित कर सकता है। वह कैसे परिवर्तित करता? हमारा भविष्य हमारे अतीत और हमारे वर्तमान द्वारा निर्धारित होता है, जैसा मैंने पहले बताया है कि अगर आप अपने संस्कारों के बोझ को और बढ़ाते जाते हैं, हम इथूल से इथूलतर होते जाते हैं।
अपना भविष्य हम स्वयं निर्धारित करते हैं। यदि आप गुरु की सहायता से अपने को साफ करने में समर्थ हो जाते हैं, हर बार आप हल्के होते जाते हैं, आपका भविष्य थोड़ा उज्जवल होता जाता है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार।